वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का जो भी सार है वो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में देने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर वो टॉपिक्स लिए हैं जो कि आपकी परीक्षा में प्रश्न बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पूरा समराइज फॉर्म में देने की मैंने यहाँ कोशिश की है और आशा करती हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है और इस तरह से कुछ टॉपिक छूट गए हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए। ठीक है, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए यहाँ पे कंटेंट लाते हैं कि मेरी कोशिश है कि आपके लिए जो है ये वीडियो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक साबित हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आपको भी मेरा सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और सबको वन बाय वन समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं एजुकेशन एंड टीचिंग क्या है। तो क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो कि उस समय नहीं याद आने से क्या होता है, वो गलत हम टिक कर देते हैं। शिक्षा क्या है? तो एजुकेशन, शिक्षा क्या है? शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है और मतलब है विद्या प्राप्त करना। तो शिक्षा क्या है? लैटिन भाषा के एजुकेटम का पर्याय है। एजुकेशन मतलब पर्याय है जिसका अंग्रेजी में एजुकेशन, एजुकेटम शब्द से लिया गया है और अंग्रेजी में एजुकेशन और शिक्षा दोनों पर्यायवाची हैं। तो ठीक है, इसका मतलब हुआ शिक्षण की कला। अब यूनिवर्सल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार शिक्षा से मतलब है शिक्षित करना, प्रशिक्षण देना। ये सब टर्म समझिएगा, अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ईजी हैं, लेकिन इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएशन होता है। ठीक है, आगे हम इस चीज़ को बताएंगे, तो आप पूरा देखिएगा। मस्तिष्क और चरित्र का विकास करना तथा किसी विशेष राज्य की शिक्षा व्यवस्था, तो ये तो हो गया इनके अनुसार। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन क्या होता है, शिक्षा और निर्देशन। तो शिक्षा और निर्देशन के अर्थ में भिन्नता है। ऐसे तो आपको लगता होगा इंस्ट्रक्शन दे दिया, ठीक है, अनुदेशन, लेकिन जब उसकी मीनिंग की बात आती है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो आपके कथन और निष्कर्ष वाले में आते हैं, या सीधा सा भी पूछ लेता है जब आपको मैचिंग करने के लिए आता है। तो अगर एग्जैक्ट पता है तब तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पर भी फिर मिस्टेक होती हैं। तो देखिए, अब हम ये डेफिनेशन के द्वारा समझेंगे कि शिक्षा और निर्देशन के अर्थ किस तरह भिन्न होते हैं। तो भाटिया ने बताया था, शिक्षा निर्देशन से अधिक श्रेष्ठ और उत्तम है। निर्देशन ज्ञान प्रदान करने या किसी उपयोगी कौशल को सीखने तक सीमित है और शिक्षा का क्षेत्र विशाल है। तो निर्देशन क्या हुआ कि निर्देशन एक छोटा प्रोसेस है और शिक्षा एक लॉन्ग प्रोसेस है ना। तो ये हो गया आपका। अब रॉबर्टसन ने बताया, निर्देशन कक्षा में समाप्त हो जाता है, परंतु शिक्षा जीवन के साथ समाप्त होती है। तो कहते नहीं, शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो इस तरह से निर्देशन को सामान्यतः शिक्षकों द्वारा शिक्षार्थियों के सम्मुख तथ्यों को सीधे प्रस्तुत करने की क्रिया से लिया जाता है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि सिखाने वाला सीखने वाले के बीच उपस्थित हो, मतलब आमने सामने हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि ये कार्य प्रिंटेड जो आपका मटेरियल है, मुद्रित सामग्री, शिक्षण मशीन, रेडियो, टेप रिकॉर्ड, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इन सब के द्वारा भी किया जा सकता है। कि जैसे कंप्यूटर पे आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी है, फाइल तैयार करनी है, ये ऐसा प्रोग्राम तैयार करना है, तो आप वहाँ पे करते रहते हैं। तो वहाँ पर तो कोई टीचर आपके सामने नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। ठीक है, तो यही हुआ एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन। कि एजुकेशन क्या होता है कि ये निर्देशन से श्रेष्ठ ऐसे है क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, चलता रहता है, जबकि निर्देशन को क्या है, कुछ समय तक, जब तक कि आपको कोई स्किल डेवलप करनी है वहाँ तक दिया जाता है। जब वो आप उस काम में पारंगत हो जाते हैं तो फिर वहाँ निर्देशन समाप्त हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं अब एजुकेशन और ट्रेनिंग क्या होती है ना। शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है? शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है, जबकि प्रशिक्षण क्या है, एक संकुचित प्रत्यय है ना। तो ट्रेनिंग का मतलब है सीखने वालों को जैसे किसी कला, स्किल्स अथवा व्यवसाय है, कोई प्रोफेशन में अभ्यास द्वारा दक्ष कराना है, जिसमें क्या होता है, क्रियापक्षी प्रधानता होगी, है ना। और यहाँ पर क्या होता है कि किसी विशेष कार्य को बार बार करके अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः शिक्षा बालक के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है, जबकि प्रशिक्षण क्षेत्र विशेष को ही प्रभावित करता है।
शिक्षा से ही तो होता है, सर्वांगीण विकास की बात की जाती है ना, तो यही चीज़ है। तो यहाँ आपने जान लिया एजुकेशन और ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि यूनेस्को के आधार पे 4 जो हैं लर्निंग के पिलर्स क्या हैं, ठीक है। तो नेट के ही पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया था, अब मुझे ईयर याद नहीं है लेकिन आया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके द्वारा स्थापित एक कमीशन था, डेलोर कमीशन। इसने 1996 में अपनी एक रिपोर्ट दी थी, किसमें, लर्निंग द ट्रेजर विद इन में। इसमें इन्होंने शिक्षार्थियों से संबंधित कुछ अपने फैक्टर निर्धारित किए थे, जिसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशोलॉजिकल फैक्टर, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिफाइन की थी, ठीक है। अब जैक्स डेलोर्स ने शिक्षा के 4 स्तंभ, 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग के बताए थे, जिसमें से ये अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए पहला था लर्निंग टू बी, दूसरा है लर्निंग फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए अधिगम, तीसरा है लर्निंग टू डू, कुछ करने के लिए अधिगम, और चौथा है लर्निंग टू लाइव टुगेदर, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग, ये क्या है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार डेफिनेशन दी, तो इनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप शायद देख लेंगे, है ना। जैसे कि गेज ने कहा, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। और आप यहाँ स्किनर की देखिए, शिक्षण पुनर्बलन की कंटिजेंसीज का क्रम है। पुनर्बलन आप जानते हैं, रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह का होता है ना, तो यहाँ पर यही है। अब पुनर्बलन की बात आती है तो यहाँ पर देखिए 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव क्या होता है, जो कि लर्निंग के प्रोसेस को बढ़ा देता है, लेकिन नेगेटिव क्या करता है, ये भी होता है, ये भी बढ़ाता ही है, तो लेकिन इसको नेगेटिव कहा जाता है ना। तो इस तरह से ये हो गया आपकी डेफिनेशन, आप देख लीजिएगा। फिर देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अवधारणाएं और प्रस्तावक। कौन कौन सी शिक्षा से संबंधित अवधारणाएं थी और उनके प्रोपाउंडर कौन से थे। तो जैसे बुनियादी शिक्षा की बात करें हम, बेसिक एजुकेशन सिस्टम, या इसी को वर्धा शिक्षा सिस्टम, ये आप उसमें भी पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन में भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं ना। तो सारी चीज़ें क्या है, इंटर रिलेट है। अब यहाँ पे देखिए बेसिक एजुकेशन की हम बात करें तो इसके जो प्रतिपादक थे महात्मा गांधी जी थे। अधिगम प्रकृति में और प्रकृति से होना चाहिए, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे इनके, ठीक है। प्रकृति की बात जहाँ पे कहेगा तो वहाँ टैगोर को आपको लगाना है। एकात्मक शिक्षा, इंटीग्रल एजुकेशन, ये काफ़ी पूछा जाता है, ये श्री अरविंदो जी की है। भारतीय दर्शन के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान दें, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जहाँ आध्यात्मिक पहलुओं की बात की जाएगी भारतीय दर्शन के अकॉर्डिंग तो वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मानव मन को बदलने के लिए शिक्षा, जे कृष्णमूर्ति, ठीक। और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है वो जॉन डेवी की है, प्रयोजनवाद से संबंधित है। ये भी आपका है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आता है प्रयोजनवाद के प्रवर्तक कौन है, तो जॉन डेवी हैं। और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रयोजनवाद में ही इन्होंने बताया था, तो ये भी आपकी किस में लगाएंगे, जॉन डेवी को ही लगाएंगे, ठीक है। और देखते हैं व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से स्व शिक्षा, तो मारिया मोंटेसरी। किंडरगार्टन, ये फ्रेडरिक फ्रोबेल, जिसमें कि स्व गतिविधि, रचनात्मकता और सामाजिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। तो ये किंडरगार्टन किसकी है, फ्रोबेल। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, मारिया मोंटेसरी और फ्रोबेल में फ़र्क है, ठीक। कोई औपचारिक शिक्षा नहीं चाहिए और प्रकृति केवल शिक्षक है, ये जीन जैक्स रूसो ने कहा था। तो इस तरह से, तो इसमें से कुछ एक, जैसे इंटीग्रल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, एक एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। अब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके कथन और निष्कर्ष में आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, शिक्षा मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है ना, मतलब दिमाग से संबंधित होती है। इसके 2 टीचिंग मॉडल्स हैं, प्रशिक्षक केंद्रित एवं शिक्षार्थी केंद्रित। अब बेसिक टीचिंग मॉडल की अगर हम बात करें तो पेडागोजिकल अप्रोच और एंड्रागोजिकल अप्रोच, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप वीडियो में देख लीजिएगा, काफ़ी पूछा जाता है। तो पेडागोजिकल जो प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण होता है, पेडागोजिकल अप्रोच, ये शिक्षण का परंपरागत दृष्टिकोण है। इसमें शिक्षक का जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गति, सामग्री, प्रविधि, इस पर जो है टीचर का ही पूरा नियंत्रण रहता है, ठीक है। इसमें क्या है, शिक्षार्थी सीखने के लिए पूर्णतः शिक्षक पर आश्रित रहता है। अब एंड्रागोजिकल अप्रोच की हम बात करें, शिष्य केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित, इस प्रतिरूप के अंतर्गत, मतलब इस मॉडल के अंतर्गत शिक्षार्थी अधिकतर आत्मनिर्देशित होता है और स्वयं उत्तरदायी माना जाता है, मतलब टीचर का कोई फोर्स नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है। समझ में आ गया, ये दोनों चीज़ें, पेडागोजिकल एंड्रागोजिकल, समझ में आ गया। अब शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं, फिर
चौथा पॉइंट है शिक्षण पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है ना। इसमें आपने पढ़ा भी था, वाइगोत्स्की का था और वातावरण से ही बात की थी, और उसका था ब्रूनर का था आपका संज्ञानात्मक जो है लर्निंग, इसकी इन्होंने बताई थी। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने अपने अपने विचार दिए थे। वाइगोत्स्की ने बताया था ZPD का मॉडल, ये भी मैं बता चुकी हूँ, आप वीडियो देख लीजिएगा, सारी वीडियो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, क्योंकि मैंने कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं बनाया जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ना आते हों। ठीक है, तो अभी जो नया आपका आया है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने सारी वीडियो आपकी बनाई हैं, तो आप लोग एक बार देखिए। शिक्षण, अधिगम, अनुदेश, प्रशिक्षण, ये हम सारी चीज़ें जान चुके हैं, इनका आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, इसीलिए समझना भी ज़रूरी था, है ना, आपने समझ लिया। अब यहाँ पर 7वां पॉइंट है, ये देखिए, शिक्षण एक प्रोफेशन है। शिक्षण कौशल प्राप्त करने की लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक है, जैसे कि आप टीचर ट्रेनिंग करते हैं, BEd और DLEd ये सब करते हैं। ठीक है, शिक्षण विज्ञान और कला दोनों है। नेक्स्ट पॉइंट इसका 8वां पॉइंट ये है, विज्ञान और कला दोनों है। शिक्षण में सांकेतिक, क्रियात्मक और शाब्दिक व्यवहार ये निहित रहते हैं। इसमें से ये व्यवहार किससे संबंधित है? ये है आपका ब्रूनर का, है ना, इनएक्टिव, आइकोनिक और सिम्बोलिक इन्होंने बताया था। तो ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो था आपका, इसमें भी वही चीज़ें थी, सांकेतिक, क्रियात्मक और शाब्दिक व्यवहार बताया था। फिर देखते हैं अब शिक्षण के लेवल्स की बात करें। लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है? इसमें देखिए, वैसे तो हम 3 लेवल्स पढ़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपका ये चौथा भी पूछा जाता है, ऑटोनॉमस लेवल ऑफ टीचिंग। ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल क्या है? तो यहाँ पर ये 4 हैं, ऑटोनॉमस, फिर मेमोरी लेवल आपको पता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी पता है, और रिफ्लेक्टिव लेवल। फिर भी हम एक समराइज कर लेते हैं ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल क्या होता है? तो यहाँ पर ये देखिए, ये सबसे निचला स्तर है ना। ये विकास का स्तर जो होता है ये छात्र केंद्रित है। यहाँ पर बालक को मतलब कोई भी विचार ऊपर से नहीं, उस पर प्रेशर नहीं लगाया जाता है, मतलब प्रेशर कोई भी उस पर थोपा नहीं जाता है, किसी भी तरह का उसको कोई ये नहीं करना होता है कि उसको दूसरे के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, अधिगम छात्र की अपनी भावनाओं और निर्णय पर निर्भर करता है। यहाँ पर क्या होता है, किसी भी औपचारिक शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी विकास होगा, ये जो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा वो शिक्षार्थी के अपनी सुविधा के अनुसार होगा। अब आता है मेमोरी लेवल, है ना, सबसे कम विचारशील। इस स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन थे? हर्बर्ट जी थे। ये शिक्षण अधिगम क्रिया का प्रारंभिक चरण है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रारंभिक चरण है सीखने के हिसाब से। यहाँ पर तो क्या था कि बच्चे अपने आप सीखते हैं ऑटोनॉमस में। तो अब यहाँ पर जो मेमोरी लेवल है, तथ्यों को कंठस्थ और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरह से यहाँ पे सीखने की तीव्रता और प्रतिधारण की स्थिरता, मतलब ये क्या होता है कि अपना जो है कम लेवल का होता है, मतलब ये सबसे कम विचारशील लेवल का होता है। यहाँ पर जो मूल्यांकन प्रणाली होती है, मौखिक, लिखित, इस तरह से ये प्रश्न शामिल होते हैं। तो ये हो गया आपका मेमोरी लेवल। अब आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, मॉरिसन इसके मुख्य प्रस्तावक थे। सबके प्रस्तावक जरूर याद करिएगा, पहले हर्बर्ट थे, फिर जो मॉरिसन, और फिर तीसरे के आते हैं आपके हंट, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, तथ्यों को केवल याद रखना ही नहीं बल्कि उन्हें समझना भी है। मेमोरी प्लस इंसाइट की बात करता है। अगर हम अबोध स्तर की बात करें तो यहाँ पर मेमोरी प्लस इंसाइट होती है। मूल्यांकन प्रणाली में क्या होता है, निबंध प्रकार के ऐसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं। मतलब ऐसे टाइप में क्या है, आप सोच समझ के लिखेंगे, और बाकी जो ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्या होता है, आपको क्वेश्चन याद रहना चाहिए। तो दोनों चीज़ यहाँ पर ज़रूरी होती हैं। ठीक, ये हो गया आपका। अब आता है यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन स्तर सबसे विचारशील होता है। चिंतन या विमर्शी स्तर भी बोलते हैं। हंट इस स्तर के मुख्य प्रस्तावक हैं। ये शिक्षण का उच्चतम स्तर है, और यहाँ पर स्मृति स्तर और मतलब अवबोध स्तर, इन दोनों का ये आधार होता है। ये शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। यहाँ प्रॉब्लम सेंट्रिक होता है। यहाँ पर ओपन और इंडिपेंडेंट वातावरण होता है, क्योंकि अपने आप विचार किया जाता है, बालक अपने आप विचार करता है, अपने हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इस तरह से हमने ये चारों लेवल आपने पढ़ लिए। ठीक है, ये गलत नहीं होंगे, ये काफ़ी पूछे जाते हैं, प्रस्तावक जरूर पूछे जाते हैं। फिर अब हम पढ़ते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम का वर्गीकरण क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अब ब्लूम ने कैसे दिया था,
ब्लूम के अनुसार शिक्षण या अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। इन्होंने इसको 3H कहा। 3H से मतलब था हेड, हर्ट और हैंड। तो इस तरह से इन्होंने शिक्षण के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का वर्गीकरण किया, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, है ना। कॉग्निटिव डोमेन, एफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। अब कॉग्निटिव में क्या होता है, ये बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित होता है। इसमें भी कई स्तर में विभाजित किए गए थे, 6 स्तर थे, जैसे कि नॉलेज, बोध, है ना, ज्ञान, बोध, एप्लीकेशन, कहाँ उपयोग करेंगे, फिर विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये भी चीज़ हम पढ़ चुके हैं, एक वीडियो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे भी, अगर आप ज़्यादा डिटेल में चाहें तो वहाँ पढ़ सकते हैं। अब एफेक्टिव डोमेन की बात करें, इस क्षेत्र, इस डोमेन के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या होता है, एटीट्यूड की, मोटिवेशन की, इस तरह से बात की जाती है कि कैसे जो है बच्चा पार्टिसिपेट करता है, उन चीज़ों को कैसे सीखता है। तो ये हो गया भावात्मक। इस तरह से इसमें जो है भावात्मक क्षेत्र में जैसे आता है रिसीविंग, सुनने की इच्छा, सहभागिता, पार्टिसिपेट कितना कर रहा है बच्चा, जो सीख रहे हैं उसका महत्व क्या है ना, और इसको कैरेक्टराइजेशन कैसे करेगा, निरूपण कैसे करेगा। तो ये आपका भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में आता है। साइकोमोटर की बात करें तो हम इसको मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कह सकते हैं। ये मुख्य रूप से टेक्निकल स्किल्स के जो है अवधारणा से संबंधित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके हो गए ब्लूम्स के तीनों डोमेन। फिर देखिए कुछ ऐसे नोट्स जो हैं, मतलब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि सेमिनार, ये आपका रिसर्च में भी है, सेमिनार, सिम्पोजियम और इस तरह से और भी 2-3 चीज़ें हैं, तो वो वहाँ पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर सेमिनार अक्सर पूछा जाता है। ये क्या होता है, ये जो है ग्रुप डिस्कशन का ही एक प्रकार है। इसमें एक या कई जो है प्रशिक्षु होते हैं जो दिए गए विषय, मुद्दे या समस्या पर पेपर तैयार करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, जिसे पूरे समूह में चर्चा या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सेमिनार के जो मुख्य चरण हैं उसमें पेपर की तैयारी होती है, पेपर की प्रस्तुति होती है और तत्पश्चात उस पर चर्चा करना, तो ये सेमिनार होता है, ठीक है। तो ये किसका फॉर्म है, ग्रुप डिस्कशन का ही है। ये आपका किस में आता है, जैसे कि जो आपने विधियाँ पढ़ी हैं कि टीचिंग मेथड्स क्या हैं वो वहाँ पर, तो ये ग्रुप डिस्कशन भी एक है, उसी के अंतर्गत ये सेमिनार आता है। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग, मैंने वही चीज़ें यहाँ पे ली हैं जो आपके वहाँ परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं और आपको ये चीज़ें जो है एकदम क्लियर होनी चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क विप्लव नीति या इसी को मस्तिष्क झंझावात, और 1-2 और भी नाम है, लेकिन आप इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, ठीक है, हिंदी में ज़्यादा याद नहीं है। ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी होती है एक ऐसी नीति है जिसमें ऐसे टूल्स प्रयोग किए जाते हैं जो छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञान प्राप्ति और चिंतन के लिए उसमें क्या है, एक हलचल पैदा कर देते हैं। ये मैंने मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें क्या होता है, इसीलिए कहते हैं मस्तिष्क झंझावात, है ना। इसमें छात्रों के समक्ष एक प्रॉब्लम प्रस्तुत की जाती है जिस पर कि सभी छात्र स्वतंत्रतापूर्वक विचार करते हैं और फिर डिस्कशन करते हैं, और इसी सब में क्या है, चिंतन और डिस्कशन करते करते एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जबकि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, तो मतलब प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान हो जाता है। तो यही है ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी, है ना। अब एक चीज़ और पूछा जाता है, ब्लेंडेड लर्निंग, ये क्या होती है। इसका जो उद्गम हुआ था, ये इस शब्द का उद्गम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। मतलब यहाँ पर मिश्रित अधिगम ऑनलाइन शिक्षण को ट्रेडिशनल, मतलब जो प्रत्यक्ष परंपरागत शिक्षण से ये जोड़ता है। तो मिश्रित मतलब यही हुआ कि ऑनलाइन प्लस जो परंपरागत रूप से चीज़ें पहले होती थी उनका, तो मतलब कॉम्बिनेशन था। तो ब्लेंडेड शिक्षा क्या हुई, एक औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थी पाठ्यक्रम का एक भाग क्लास में पूरा करेगा और जो दूसरा भाग है वो डिजिटल और ऑनलाइन साधन का प्रयोग करके सीखता है। तो ब्लेंडेड शिक्षा में क्या है, समय, जगह, विधि और गति का नियंत्रण सब कुछ स्टूडेंट के हाथ में होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ब्लेंडेड लर्निंग, ये अक्सर पूछी जाती हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को यहाँ पे ऐड किया गया है। अब देखते हैं आगे क्या है, इवेल्युएशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन तो आपका ज़रूर आएगा, ठीक है। तो चीज़ों को अच्छे से समझे रहेंगे, क्योंकि अब क्या है ना, क्वेश्चन ऐसे भी सीधे नहीं पूछता है, आपको क्या है कि किसी उदाहरण के आधार पर एप्लीकेशन मोड पे ऐसे पूछता है। तो आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है और वहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ना है कि किस चीज़ की बात कर रहा है, वहीं पर टिक लगाना है, ठीक है। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, इतनी चीज़ें आपने पढ़ ली, लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, प्लीज़ लाइक करिए और शेयर कर दीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, अपने भी आप फीडबैक आप अपने दीजिए,
ताकि मुझे समझ में आए कि मेरी जो है मेहनत कहाँ तक सफल हो रही है। और इसी तरह के मैं जो आपकी रिसर्च का हो चाहे ICT का हो, मैं एक एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जो आपके लिए बूस्टर डोज का काम करेगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इवैल्यूएशन क्या है। अब यहाँ पर मापन, आकलन और मूल्यांकन, ये 3 चीज़ें हैं, सभी इवैल्यूएशन से संबंधित हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मतलब मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। समझ में आया? तो अब हम पढ़ते हैं, इनको भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, NCERT के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। मतलब जो शिक्षा का उद्देश्य निर्धारण हुआ था वो कहाँ तक, मतलब उनकी हम उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक कर पाएँ, शिक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली हुए, सिद्ध हुए और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए। तो ये इवैल्यूएशन हम कब कर सकेंगे? जबकि प्रोसेस का एंड हो जाएगा। जब मतलब कोई भी चीज़ हम सीखने की शुरू हुई थी, तो अब जब उसका समापन होगा तभी तो इवैल्यूएशन होगा। तो यही है कि कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। मतलब जो शिक्षा के उद्देश्य शुरू में निर्धारित किए जाते हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक, मतलब लास्ट में हम इसका इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये क्या हुआ, एक फाइनली इवैल्यूएशन क्या होता है, लास्ट में ही होता है। अब आकलन की बात करें तो एक ये थे साइंटिस्ट थे हुबा और फ्रीड। इनके अनुसार आकलन, असेसमेंट क्या है, सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करके ये समझते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है, अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। तो ये हुआ। तो मतलब ये भी क्या होगा कि शुरू में ही ये अनुमान लगाया जाएगा कि मतलब ये समझा जाएगा, जैसे आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और कुछ उससे थोड़ा सा क्या होता है, जब हम क्लास में जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड जो हमें टॉपिक पढ़ाना होता है, तो यहीं पर असेसमेंट किया जाता है। ये समझते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, इसका प्रीवियस नॉलेज क्या था और अब हमें आगे किस लेवल से शुरू करना है। तो यही होता है असेसमेंट, है ना। अब देखिए, अब मेजरमेंट की बात करें, मापन में क्या होता है, आंकड़ों का कलेक्शन किया जाता है। यहाँ पर ये किसी वस्तु का आंकिक या संख्यात्मक रूप है, यहाँ पर संख्या की बात की जाती है। मापन में मेजरमेंट करके कुछ बताया जाता है। मापन व्यक्ति के मूल्यांकन में सहायता करता है, इसी के द्वारा मूल्यांकन होता है। तो मापन आपका जो है ये इसके लिए सहायक होगा। जैसे कि जबकि आप एग्ज़ाम कॉपी जांची जाती है और उसमें अंक प्रदान किए जाते हैं, तो ये सब मापन के अंतर्गत आता है। फिर जब इवैल्यूएशन करेंगे तब ये हमें पता लगेगा कि इस विद्यार्थी की कौन सी पोजीशन है ना। तो ये मापन के ही द्वारा तो पता लगा। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, क्वांटिटेटिव होता है, स्थिर होता है। ठीक है, अब हम कुछ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, CCE पैटर्न, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये भारत के स्कूलों में मूल्यांकन के लिए एक लागू की गई नीति थी जिसे 2009 में आरंभ किया गया था। यहाँ पर सतत व्यापक मूल्यांकन जो है स्कूल एजुकेशन के मूल्यांकन पर आधारित एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। तो यहाँ पर स्कूल एजुकेशन में ये सिस्टम लागू होता है। इस प्रोसेस से क्या होता है, छात्र का साल भर लगातार कुछ समय अंतराल पर छात्रों के सभी पक्षों में वृद्धि और विकास से संबंधित जैसे कि पाठ्यक्रम, को-करिकुलर एक्टिविटीज़, इन सब का वहाँ पर इवैल्यूएशन किया जाता है और अगर कोई कमी उसमें पाई जाती है तो वहाँ पर पहचान कर उनका डायग्नोसिस किया जाता है, निदान किया जाता है। इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो ये CCE पैटर्न, CBSE जो आपके सेंट्रल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पर ये CCE पैटर्न से ही जो है इवैल्यूएशन होता है। हर टाइम इंटरवल पे कुछ पेपर होते रहते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा देखते हैं CBCS सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम है जो छात्रों को अपने विषय चुनने की अनुमति देता है। विषय कोई भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और एडवांस लेवल के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पारंपरिक अंकन प्रणाली के बजाय CBCS प्रणाली क्रेडिट का उपयोग करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे नॉर्म्स बनाए गए थे, तो उसके हिसाब से वहाँ पर ये पूरा एक वीडियो है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत भर का आपको बता दे रहे हैं कि पेपर कैसे बनता है। तो ये क्या है, हायर एजुकेशन में ये विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली पाठ्यक्रम तैयार करने और पाठ्यक्रम की तीव्रता और शिक्षण घंटों के आधार पर क्रेडिट देने में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। और सबसे इसका अच्छा जो बेनिफिट है ये क्या है कि छात्रों को उनकी पसंद के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने, अपनी गति से अध्ययन करने, अतिरिक्त पाठ्यक्रम सीखने और आवश्यक क्रेडिट से अधिक प्राप्त करने में मदद करता है।
जैसे कि इसका मेन वही था कि यहाँ पर क्या है कि अगर कोई जैसे बच्चा है, अगर एग्ज़ाम में अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बीमार हो जाता है, कुछ है, तो वो अपना वहाँ पर उसको ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, नेक्स्ट सेशन में उसी से वहीं से स्टार्ट कर सकता है। तो यही चीज़ है, ये इसमें एक अच्छी बात थी। अब और देखते हैं फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक जो है कौन से एवेल्यूएशन होते हैं, और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। तो यहाँ पर मिशेल स्क्रीवेन, ये एक यहाँ पर मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1967 में मूल्यांकन को 2 स्पष्ट भागों में विभाजित किया। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित हैं, तो ये स्क्रीवेन थे। इन्होंने 2 बताए थे, 2 चीज़ों में 2 भूमिकाएं बताई थी, एक फॉर्मेटिव रोल और एक समेटिव रोल, संरचनात्मक भूमिका और योगात्मक। अब ये होती क्या है, तो यहाँ पर इसी से इवेल्युएशन से ही मतलब होता है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, इसी का अदर नेम है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। अब संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, किसी निर्माणाधीन कार्यक्रम जो कि अंडर प्रोसेस है, चल रहा है कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया या सामग्री को फाइनल रूप देने से पूर्व उसके प्रारंभिक प्रारूप जो एक ड्राफ्ट होता है उसका मूल्यांकन किया जाता है, जिससे उसकी शिक्षण संबंधित कमियों को दूर किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि क्विजेस होते हैं, आपके सेंट्रल जो है CBSE के जो बोर्ड स्कूल होते हैं, यहाँ पर क्विज होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं और चैप्टर टेस्ट होते हैं। तो इस तरह से मंथली, वीकली ये सारे टेस्ट होते रहते हैं। तो यहाँ इवेल्युएशन होता रहता है, मतलब जबकि आपका प्रोसेस चल रहा है उस क्लास के अंतर्गत, तो ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं। तो यहाँ पर जो असेसमेंट शब्द है ये फॉर्मेटिव एवेल्युएशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, कई बार अगर ऐसे पूछा जाए तो ये बहुत डीप चीज़ें हैं, आपको ऐसे पढ़ने में नहीं आएंगी। तो यहाँ यही चीज़ है कि असेसमेंट जो है आपका फॉर्मेटिव एवेल्युएशन से संबंधित होता है। ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं समेटिव, इसी मूल्यांकन को क्या है, बाह्य मूल्यांकन भी कहा जाता है। अब इसके बारे में देखते हैं, ये क्या होता है, मूल्यांकन रिजल्ट पर केंद्रित होता है। समेटिव मतलब सम, लास्ट में होता है। तो योगात्मक मूल्यांकन में क्या है, मौखिक रिपोर्ट, प्रोजेक्ट्स, लिखित परीक्षाएं, ये सब, मतलब ये जो फाइनली एक एग्ज़ाम होता है जो कि सारा हो गया आपका, क्लास की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, यहाँ बीच में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, एक लास्ट में एग्ज़ाम होगा और उसी में आपको एक क्या है, रिपोर्ट देनी है, प्रोजेक्ट देना है, कोई भी परीक्षा होगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो मूल्यांकन कार्यक्रम है, कार्यक्रम की गतिविधियों के अंत में इसका महत्व जानने का ये प्रोसेस है कि ये कार्यक्रम कैसा था, फाइनल रिजल्ट क्या आया। ठीक है, तो यहाँ आंग्ल भाषा का शब्द जो इवेल्युएशन है, इसको समेटिव मूल्यांकन से संबंधित किया जाता है। असेसमेंट आपका फॉर्मेटिव से था और यहाँ पर इवेल्युएशन क्या है, समेटिव से है। अब डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होता है, नैदानिक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन जो आपका फॉर्मेटिव था, ये छात्रों के सीखने के टारगेट को पूरा करता है ना, कि फॉर्मेटिव में क्या है, बच्चों मतलब ये कोशिश होती है शिक्षक की भी और छात्र गतिविधियाँ, मतलब शिक्षक छात्र गतिविधियाँ जो भी होती है वो ये मोटिवेट करती हैं छात्र को कि वो सीखने के लिए ज़्यादा प्रेरित हो, ऐसी गतिविधियाँ बनाई जाती हैं। तो अब क्या यहाँ पर क्या होता है, नैदानिक मूल्यांकन, इससे एक कदम आगे की प्रक्रिया होती है। इसमें छात्रों की जो शिक्षण संबंधी समस्याएं होती हैं इनको डायग्नोस करने की कोशिश की जाती है। इस तरह से ये काफ़ी व्यापक और विस्तृत होते हैं। तो ठीक है, तो जो फॉर्मेटिव में हमको कमी पता लगेगी, अब समेटिव में तो ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो तो एक एग्ज़ाम लास्ट में होगा, उसमें क्या कोई डायग्नोस करेगा, क्या चीज़ पता कर पाएगा, है ना। तो यही है कि फॉर्मेटिव में क्या होता है कि चीज़ें पता लगती हैं और फिर उनको डायग्नोस करने की कोशिश की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक करिए, क्योंकि ये अब आपकी लास्ट स्लाइड आ गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग की। तो ये देखिए मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यहाँ पर क्या होता है, वेब आधारित मुफ्त डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम है जो शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से जो कि दूर दराज में क्षेत्र हैं, इनके छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। मतलब ये कार्यक्रम ऐसा है कि वो भी छात्र जो कि दूर हैं, नहीं उनको जो सारी फैसिलिटी मिलती है, तो वो सारे इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ये उच्च शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा और कर्म जैसे इन सब के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। ठीक, और स्वयं क्या है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है, जिसे शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से, पहुंच, निष्पक्षता तथा गुणवत्ता, इन सबको प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। अब एक आता है स्वयं प्रभा। तो मूक्स, स्वयं प्रभा, इनके बारे में भी एक पूरा एक मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा, डिजिटल इनिशिएटिव करके। तो उसमें पूरी चीज़ें विस्तार से बताई हैं,
आप देख लीजिएगा, और अगर टाइम रहेगा तो मैं आपको ये भी बना के दूंगी। स्वयं प्रभा क्या है? ये 34 DTH चैनल का एक समूह है जो GSAT, ये 15 डिग्री उपग्रह का उपयोग करके 24/7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समर्पित है। तो ये स्वयं प्रभा हो गया, और स्वयं और मूक्स ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन भी हम करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो ये हम करेंगे अगली वीडियो में। और तब तक आप चैनल पे बने ज़रूर रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चैनल पे बने ज़रूर रहिए, और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।